हेलो एवरीवन, जावा के सीरीज में आपका स्वागत है। आज से पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है जावा में। हमने जावा में इनपुट आउटपुट देख रखा है, हम लोगों ने जावा के अंदर किस तरीके से डेटा टाइप क्या होता है उन्हें देखा, हमने वेरिएबल क्या होता है उसको देखा है। अभी हम बात करेंगे, अभी उन्हीं टॉपिक्स का यूज करके हम यहाँ पे करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो जावा के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के साथ जो हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों ने पीछे वाले वीडियोस को नहीं भी देखा है वो भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनके काफी कॉन्सेप्ट पीछे का ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो मैं आगे के टॉपिक जैसे कंडीशन और लूप को समझने से पहले मैं चाहता था कि कुछ वीडियो जो हम कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस हम इजी क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करें। जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे देन हम चलेंगे फिर से आगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो फिर बिना समय गंवाए हुए हम लोग VS कोड ओपन कर लेते हैं। हम लोगों ने VS कोड ओपन कर लिया है और VS कोड के अंदर हम लोग कोड करने वाले हैं। उससे पहले VS कोड में मैं आपको एक फोल्डर बना लेना है जिसके अंदर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा फाइल के अंदर और ओपन फोल्डर पे जाता हूँ। ओपन फोल्डर पे जाने के बाद मैं अपने ई ड्राइव के अंदर एक जावा कोर्स है उसमें मैं एक प्रॉब्लम्स नाम का फोल्डर ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। तो मैं उसी प्रॉब्लम नाम के फोल्डर को ओपन कर लेता हूं। आप चाहें तो एक नया फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी के अंदर न्यू फोल्डर एक प्रॉब्लम करके बनाता हूँ और उसी फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड के अंदर। डॉट सेव मैंने ओपन कर लिया। अभी आप देख सकते हैं प्रॉब्लम नाम का एक फोल्डर बन के आ गया है हमारे सिस्टम में। अभी जो हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम इसके अंदर एक क्वेश्चन 1 नाम की फाइल बनाएंगे। क्वेश्चन _01 डॉट जावा। मैंने क्या किया, मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन 1 डॉट जावा नाम का एक फाइल बना लेता हूँ और जैसे मैं एंटर करूंगा एक फाइल हमारा जावा का बन के तैयार हो जाएगा क्वेश्चन _01 डॉट जावा नाम से। अब इसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा जावा का कोड लिखेंगे। हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो है कि हमको कुछ प्रिंट कराना है जावा के अंदर। हम लोगों ने सब चीज़ें सीख रखा है ऑलरेडी, बट मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ इस सारे कॉन्सेप्ट को, इसलिए मैं फिर से कवर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रिंट वी वांट टू राइट अ प्रोग्राम। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट we are learning Java। इसको लिखने के लिए हमको एक प्रोग्राम लिखना है। तो उसके लिए सिंपल हम लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे पब्लिक क्लास, देन वी कैन क्रिएट द क्वेश्चन 1 नाम का एक क्लास बना सकते हैं हम। क्वेश्चन _01 इसके अंदर हम मेन फंक्शन लिख लेंगे। मेन नहीं आ रहा है तो लिख पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी आ जाएगा, मेन लिखने से ही होता। मेन में आपका मेथड लिख लिया मैंने। मेन मेथड के साथ डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, देखिए आप लिख सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हमने लिख दिया वी आर लर्निंग जावा। जैसे मैं इसको प्रोग्राम करूंगा रन, यहाँ पे जैसे मैंने रन किया यू कैन सी आउटपुट में हमारा आ जाएगा। थोड़ा सा ये समय दे रहा है। ओके, इट इज सेइंग और कोई बात नहीं, मैंने प्रोग्राम को सेव नहीं किया। सेव करने के बाद इसको फिर से एक बार रन करूंगा और इस टाइम हमने आउटपुट देखा वी आर लर्निंग जावा। तो एक हम लोगों ने देखा सबसे पहला क्वेश्चन कि किस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं किसी भी चीज को। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करना है। तो मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, नया क्वेश्चन _02 नाम का एक फाइल बना लेता हूँ। क्वेश्चन _02 डॉट जावा। मैंने एक नया फाइल बना लिया। ये पब्लिक क्लास क्वेश्चन 2 ऑलरेडी बन के आ गया। हमारा मेन मेथड बना लिया मैंने। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि हाउ टू ऐड नंबर्स इन जावा। तो आई वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स इन जावा। इसको 3 नंबर को ऐड करने के लिए हमने एक प्रोग्राम लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीजर a इक्वल टू, सपोज हमने एक नंबर ले लिया 10, दूसरा नंबर हमने बना लिया एक
इंटीजर b इक्वल टू 20, फिर हमने एक बना लिया इंटीजर c इक्वल टू 30, और हमको ऐड करना है तीनों को, तो मैंने एक सम मेथड बना लिया, उसमें लिख दिया इंट सम इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे हमने लिख दिया सम ऑफ 3 नंबर इज, अब तीनों नंबर का सम जो है इस तरीके से हमने सम को प्रिंट करा दिया। आप यहाँ पे डायरेक्टली सम को प्रिंट करा सकते हैं, मैं अगर इसको रिमूव कर दूं अभी के लिए, मैं डायरेक्टली सम को प्रिंट कराऊं, अगर मैं सेव करके इस कोड को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसको रन किया मैंने, आपको यहाँ पे आंसर जो है वो 60 आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से लिख के आए कि द सम ऑफ ए बी सी इज 60, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है कि किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए डबल कोट भी लिखना होता है, तो मैं लिख दूंगा सम ऑफ ए बी एंड सी इज के बाद मैंने डबल कोट को क्लोज कर दिया, और डबल कोट के बाद मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज करके सम को लिख दिया। नाउ इससे क्या होगा, आंसर जो आएगा द सम ऑफ ए बी सी विल बी 60। तो अब जैसे मैं इसको सेव करके रन करूंगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, रन कर लो, इट इज रनिंग द सम ऑफ ए बी सी इज 60। तो इस तरीके से हम सम कर सकते हैं। अच्छा, हम इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं अगर सपोज मान ली मुझे क्या करना है, सी से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक इंटीजर सब्ट्रैक्ट नाम का वेरिएबल बना लूंगा, और मैं लिख दूंगा सी माइनस ए, और मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया किसको, सब्ट्रैक्ट को। जैसे मैंने इसको प्रिंट किया, मैं रन करूंगा, 30 में से 10 जाएगा तो 20 आ जाएगा आउटपुट, रनिंग में है भी, जैसे ही आउटपुट आ जाएगा 60 के बाद 20। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम, वेरिएबल हम लोगों ने खुद से फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वेरिएबल जो है ना हम इनपुट के थ्रू ले। वेरिएबल हम लोग किसके थ्रू लेना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वेरिएबल हमारा जो है वो इनपुट से आए। तो वेरिएबल इनपुट से लेने के लिए हमने एक नया फाइल बनाता हूँ मैं, चलो question_03.java। मैंने यहाँ पे एक नया फाइल बना लिया question3 नाम से, उसके अंदर मेन मेथड बना लिया। मेन मेथड बनाने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ इनपुट से वेरिएबल लेना है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी शायद पढ़ रखा है, इनपुट लेने के लिए हमने क्या करना होता है, स्कैनर क्लास का यूज करते हैं हम लिखते हैं स्कैनर, और स्कैनर क्लास का जब हम यूज करते हैं तो देखो स्कैनर क्लास जो है ना ये java.util पैकेज के अंदर आता है। java.util पैकेज के अंदर हमारा स्कैनर एक क्लास होता है जो कि कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है, सो वी कैन से स्कैनर एक क्लास होता है जो कि java.util पैकेज के अंदर आता है, इसलिए हमको लिखना पड़ता है। स्कैनर यूज करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.scanner। आप इस तरीके से आप स्कैनर क्लास का यूज कर पाएंगे। अब स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने सपोज इसका ऑब्जेक्ट बनाया obj इक्वल टू न्यू स्कैनर। किसी भी जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका होता है, हम लिखते हैं जो भी क्लास है उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिस नाम का हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, देन हम लिखते हैं न्यू, देन अगेन क्लास नेम, तो हम लिखेंगे स्कैनर, न्यू स्कैनर। और इसके अंदर हमारा एक आर्गुमेंट जाता है system.in। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ऑलरेडी पता है कि हम इनपुट लेने के लिए system.in का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमको इनपुट लेना है एक वेरिएबल a में, तो मैंने लिखा int a इक्वल टू obj डॉट, अब इंटीजर इनपुट लेना है तो उसके लिए हमारे पास एक वेरिएबल होता है नेक्स्ट इंट, एक मेथड होता है हमारा स्कैनर क्लास के अंदर नेक्स्ट इंट नाम का, उससे हम इंटीजर वेरिएबल लेते हैं। एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ b इक्वल टू, और इसमें लिखता हूँ obj डॉट नेक्स्ट इंट, फिर से मैं कर सकता हूँ, तो b के अंदर भी हम इनपुट मांग रहे होंगे। अब मैं करता हूँ कि प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पे a प्लस बी को, a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो a की वैल्यू और b की वैल्यू जो हम इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो ऐड करके आउटपुट दे देगा। तो मैंने जैसे इस प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे से यहाँ इनपुट मांग रहा है। मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा 21 मिनट, इट इज नॉट ओके, मैंने सेव नहीं किया था, सेव किया मैंने, फिर से इसको रन किया, ये इनपुट मांग रहा है, मैंने दिया पहला इनपुट, वेट इज नॉट कमिंग, ओके कुछ एरर बता रहा है, सोर्सली का ऑब्जेक्ट इज नेवर क्लोज्ड, okay, so we'll need to close it, object that is not mandatory, main method is closed, ये भी closed, then what is the problem with that, let me run it,
Okay, it is asking for the input. No. Let me run again. Code is already running. मैंने इसको सेव कर दिया और मैं फिर से इसको रन करता हूँ, रन जावा। नाउ यू कैन सी, जैसे मैं इनपुट दिया 20 और मैंने दिया सेकेंड बी के लिए इनपुट दिया 30, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो आ गया 50। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सेटअप। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किस तरीके से, मल्टीप्लाई करने का एक प्रोग्राम लिखे, सेम उसी तरीके का हम यूज करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं, फिर एक नया फाइल बनाते हैं हम, क्वेश्चन _04.java। मैंने लिखा, यहाँ पब्लिक क्लास जावा ऑलरेडी बन गया। मैंने मेन मेथड लगाया, मेन मेथड के अंदर मैंने लिख दिया व्हाट, मुझे चाहिए इंटीजर ए, और इसके अंदर मैं अगेन क्या करता हूँ, स्कैनर क्लास बना के इनपुट लेता हूँ। तो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट इन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया SC डॉट नेक्स्ट इंट, एक इंटीजर मैंने यहाँ से ले लिया, फिर एक इंटीजर b बना लिया, और यहाँ पे लिख लिया SC डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट के अंदर a मल्टीप्लाई बाई b। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे मैं रन करूंगा इसको, यू कैन सी यहाँ पे आउटपुट हमारा आ गया। यहाँ इनपुट मांगेगा पहले a के लिए, तो मैं यहाँ पे a के लिए इनपुट दे दिया मैंने 10, b के लिए इनपुट दे दिया 20, यहाँ पे 200 आउटपुट हमारा पे आ गया। ठीक है, ग्रेट। अब मैं चाहता हूँ कि रिमाइंडर निकालना। हमने एक मॉड्यूलर ऑपरेटर देखा था जावा के अंदर, हम वो मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज अभी करेंगे। तो मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, एक मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है जिससे हम रिमाइंडर पता करते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, a मॉड्यूलो b करता हूँ। अब देखो इस बार मैं a की वैल्यू दूंगा 10 और b की वैल्यू दूंगा 3। मैं जैसे ही इसको सेव किया, मैंने कोड को किया रन, लेट इट बी रन। अब जैसे ही मैंने कोड को रन किया, आप यहाँ पे इनपुट मांग रहा है, मैंने दिया इनपुट a की जगह पे 10 और b की जगह पे 3। अभी देखो रिमाइंडर ऑपरेटर क्या, मॉड्यूलर ऑपरेटर क्या करता है, हमको रिमाइंडर देता है। तो जब हम 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे मैंने इसको ओके किया, ये देखो पहले 30 आया बिकॉज मैंने मल्टीप्लाई करना था, 3 × 10 = 30, देन उसके बाद रिमाइंडर था विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रिमाइंडर क्या होता है। ग्रेट। अब हमारे पास एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने ऑपरेटर की क्लास में पढ़ा है, बट इसकी हम प्रैक्टिस नहीं करे थे। तो हम यहाँ पे ऑपरेटर के बारे में देखेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो हम यहाँ पे हम करते हैं, एक नया क्लास बनाते हैं क्वेश्चन _05.java। मैंने एक नया फाइल बना लिया, इसके अंदर मैंने एक मेन मेथड बना लिया, और इस मेन मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर करना। मैंने लिखा a = 10, पहले मैंने एक इंटीजर बना लिया, इंटीजर a = 10। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इंटीजर और बनाया b = a++। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ a की वैल्यू, तो आपको पता है क्या होगा और b की वैल्यू क्या होगी। अब जरा सोचिए ध्यान से, क्या होगा यहाँ पे a की वैल्यू और यहाँ पे क्या होगा b की वैल्यू। बहुत ही सिंपल है, चलो इसको हम समझने की कोशिश करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले हमने किया a = 10, इसका मतलब a के अंदर में 10 स्टोर हो गया। हमने लिखा b = a++, तो पहले b के अंदर a स्टोर हो जाएगा और a देन a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा a++। इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे जब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लाइन नंबर 3 पे, तो लाइन नंबर 3 पे हमारी a की वैल्यू क्या है, 10 है। अगर मैं लाइन नंबर 3 की बात करूँ तो a की वैल्यू क्या है, 10 है। अब यहाँ पे लाइन नंबर 4 की बात करूँ तो पहले पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले a को b में फिल किया जाएगा। तो लाइन नंबर 4 पे जो हमारे v की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 10।
जब एक बार बी के अंदर 10 चला गया, अब ए इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूंगा लाइन नंबर 5 पे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या है 11 है। तो अगर मैं जस्ट इसको रन करूं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 है और बी की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे फिर से कर दूं कि b इक्वल टू प्लस प्लस ए, अभी ध्यान से समझिए, अभी लाइन नंबर 7 पे 8 पे 8 से पहले हमारे एक b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर मैं आऊं तो हमारे पास b की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है 11। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं b को एंड देन मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं a को, तो क्या आएगा आउटपुट, लेट्स सी। अब यहाँ पे क्या हुआ, लाइन नंबर 8 पे b में जो a की वैल्यू आनी हो पहले इंक्रीमेंट होगी फिर आएगी। अभी a की वैल्यू क्या है 11 है, तो a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 12। ठीक है, अब b के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है a की, वो तो क्या है 12। तो इस तरीके से हमारा a और b यहाँ पे दोनों ही क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, अब देखो लास्ट के दोनों ही वैल्यू क्या है 12 एंड 12 है। ठीक इसी प्रकार से डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी काम करता है हमारा। हमारे पास एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, मैंने क्या c इक्वल टू माइनस माइनस ए, इंट c को एक नया वेरिएबल बना लेता हूं मैं, इंट c। अभी देखो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 12, अब ये पहला डिक्रीमेंट होगा, 12 में से एक जाएगा तो क्या होगा 11। अब c के अंदर क्या चलेगा 11, तो यहाँ पे जो हमारा है c की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं c को, तो यहाँ पे हमारा c की वैल्यू क्या आएगा 11, लेट्स सी 11। अब यहाँ पे अगर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट करूं तो क्या होगा, मैं अगर बोलूं कि c इक्वल टू माइनस माइनस ए माइनस माइनस। अभी देखो, अब अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू की बात करूं, लाइन नंबर 13 पे a की वैल्यू क्या है, लाइन नंबर 13 पे a की वैल्यू है 11, यहाँ पे भी तो c की a की वैल्यू क्या है 11। अब मैं कह रहा हूं कि a को पहले c में फिल कर दो देन डिक्रीमेंट करो, तो यहाँ पे अगर मैं फिर से प्रिंट करूंगा c को, तो हमारे c की वैल्यू क्या आएगी 11 ही आएगी, बिकॉज हमने c के अंदर में क्या फिल किया है, c के अंदर हमने डाला है 11। बट a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 10। तो अगर मैं प्रिंट करूं फिर से a की वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 11 एंड 10। तो मैं इसको सेव किया, मैंने रन किया, और जैसे ही रन किया तो यू कैन सी 11 एंड 10। तो ये हमारा था कुछ क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में प्रैक्टिस करा है। अगली क्लास में अब हम लोग पूरी तरीके से कंडीशन के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को जो इससे पहले पढ़ा था, उन सभी कॉन्सेप्ट पे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि हमारे फ्यूचर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से अगर समझ में नहीं आया है, एक दो बार रिपीट करके देखिए। हर एक कॉन्सेप्ट इस वीडियो का बहुत ही यूजफुल है, और ये ही चीजें हम जब आने वाली अगली क्लासेस है उसमें बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो हमने ट्राई किया है कि हर वो बेसिक चीजें जो इंपॉर्टेंट है आगे वाले कंडीशंस के लिए, वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।